अगर आप ये कहते हैं आज के बजट डिस्कस नहीं होगा और बजट असेंबली में नहीं आएगा और कोई पब्लिक इसकी रिस्पांस नहीं होगी, पाकिस्तान के लोग खुश हो जाएंगे। आज ये लोगों को बेवकूफ बनाने की, लोगों को चिड़िया बनाने की, लोगों को पागल बनाने की तरकीबें हैं। अभी IMF ने एक और टारगेट टैक्स का दे दिया है, तकरीबन 15,200 अरब। जाके दिखाए ना टैक्स ऑफिस वाले, जाए ना अंदर, बोरी बाजार जाए ना, अकबरी मंडी जाए ना, सुतर मंडी जाए ना, मोबाइल की मार्केट जाके दिखा दे मुझे, सुनारों को हाथ डाल के दिखा दे मुझे, सिर्फ ये बता दें कि राजा बाजार मंडी में दुकानें कितनी हैं और उसका ओनर कौन है। राजा बाजार में लेके जाए मशीन, टैंक लेके जाए। क्या लेके जाए? टैंक। एक इदारा, हसास इदारा, चेयरमैन FBI और ट्रेडर के दरमियान में रिकंसिलिएशन करा रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? आई वेंट इनटू सीरियस डिप्रेशन कि यार ये क्या बकवास। ISI के हेडक्वार्टर में क्यों बुलाया था मुझे? क्यों बुलाया था? पूछे उनसे जिन्होंने बुलाया था। आप सवाल इस तरह कर रही हैं जिस तरह मैं कोई मुल्जिम हूँ और मैं आपके सामने जवाब दे रहा हूँ। गलती हो गई, माफी चाहता हूँ कौम से कि मैं FBI चेयरमैन था। आप लोग कब तक मुझे उसकी सजा देंगे? इस्लामाबाद के आगे रिंग फेंस कर दो और उनसे कहो कि यार आप खुदा का वास्ता है काम नहीं करें, मेहरबानी आप काम नहीं करें तो बुल चल जाएगा। हम उन्हें ये कह रहे हैं आप खुदा का वास्ता थोड़ा पीछे हो जाओ, हम चला देते हैं इसको। हम कौन चलाएगा? बरज़ैती आप चलाएंगे? हाँ, अगर काम करना है तो बड़ा काम करो, फिर सूबे रिडिजाइन करो, फिर NFC बनाओ। सबसे ज्यादा कुर्बानी पाकिस्तान में NFC के बाद फौज ने दी है। क्या पाकिस्तानी डिफेंस को वो पैसे मिल सक रहे हैं जो पाकिस्तान की डिफेंस को चाहिए? आप ये समझ रही हैं कि सूबों में जब सूबा बनाने की बात आएगी तो ये उर्दू स्पीकिंग और सिंधी लड़ेंगे और इसका हम फायदा उठाएंगे। ये इंशाल्लाह ताला हम आपको कराची में नहीं होने देंगे। राज अली शाह साहब को कहीं जाना नहीं है, यहीं रहेंगे। सिंध इशू नहीं है, पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट इशू हैं। आज की रेटिंग भी ये कह रही है कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा करप्ट पुलिस पंजाब की है। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती नहीं चाहती और वो खित्ते में हमें नौकर और गुलाम रखना चाहती हैं। पहले तशी हूँ, हमने क्या किया है? हमने अबू ज़ैबी के खिलाफ क्या बात की है? सिर्फ इसलिए कि हमारा मसला गले तशी है। तो आप मोदी को रिसीव करने के लिए आ सकते हैं, आप नेतन्याहू को रिसीव कर सकते हैं, हमें रिसीव नहीं कर सकते। Is this going to be our last IMF? 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, जहाँ सड़क टूटी हुई है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं आता, इसका कोई ताल्लुक IMF से है? अभी आपने एक नारकोटिक की एक खातून को पकड़ा है, पिंकी। उनका अकाउंट कौन से बैंक में था? एक मल्टीनेशनल बैंक में। अवाम को पिंकी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, अवाम को इससे इंटरेस्ट है कि मेरे बच्चे की रोजी हो रही है नहीं हो रही। आपके बच्चे बढ़ रहे हैं ना, तो अब आपको परेशानी हो रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और जैसे कि बजट करीब है तो मैंने सोचा कि कुछ बजट पे और पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो हालात हैं उन पर जो है वो बात की जाए और ऐसे गेस्ट को जो है वो बुलाया जाए। आपने देखा डॉक्टर अशफाक हसन भी हमारे साथ थे चंद दिन पहले पिछली पॉडकास्ट में, और उन्होंने भी जो है वो डिटेल में हमसे बात की कि आखिर पाकिस्तान का मसला क्या है और क्या सॉल्यूशंस जो हैं वो उनके पास मौजूद है। आज भी हमारे गेस्ट जो हैं वो नहायत ही स्पेशल हैं, फॉर्मर FBR चेयरमैन रह चुके हैं और आपको पता है कि टैक्स जो है वो एक सबसे बड़ा की इशू जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कई सालों से। उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और आने वाला बजट जो है वो क्या आवाम दोस्त बजट होगा जैसा कि हमारे सियासतदान वादा करते हैं, या फिर एक और IMF बजट के लिए ही हम तैयार रहें और आवाम भी जो है वो तैयार रहे। वेलकम करते हैं शबर ज़ैदी साहब को। अस्सलाम वालेकुम शबर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा, बजट जब आ रहा होता है तो एक डिस्कशन जो है वो शुरू हो जाती है कि अब जो है वो क्या रिलीफ मिलेगा, गरीब आवाम के लिए क्या होगा, लोगों के लिए क्या होगा, मिडिल क्लास के लिए क्या होगा, सैलरी क्लास के लिए क्या होगा। इसमें आप क्या देख रहे हैं? कोई उम्मीद रखनी चाहिए, कोई आवाम दोस्त बजट होगा, या क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं तो बस फिर हम समझ जाएं? रबिया, ये जो टर्म्स हैं आवाम दोस्त बजट, इससे रिलीफ मिलेगा, ये अल्फाज अब तकरीबन मायने खो चुके हैं, इनका कोई मानी नहीं है। सही। और जर्नली मैं तकरीबन कोई 30 साल 40 साल से बजट के मामलात में, टैक्स के मामलात पर बात करता रहा हूँ और मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जो सुनने वाले हैं, जो करने वाले हैं, उनको इस बात की समझ ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और इससे पहले पास्ट में क्या हुआ है। सही। मैं आपको एक इसको बिल्कुल आसान अल्फाज में वाज़े कर देता हूँ जी प्लीज। मैं अभी अखबार पढ़ रहा था, शायद परसों का था, उसमें लिखा था बिलाल अजहर कियानी साहब और काशिफ चौधरी साहब जो अंजुमन ताजरान के सदर हैं,
उसमें ये बात लिखी हुई थी कि वो कोई आसान टैक्स स्कीम डिज़ाइन कर रहे हैं। आसान टैक्स आसान, स्कीम, हाँ, कोई अच्छा। ऐसा। रबिया, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये कम से कम 40वीं आसान टैक्स स्कीम होगी। और मैं ये सुन सुन के तंग आ गया हूँ अब कि आसान टैक्स स्कीम, आसान टैक्स स्कीम, रिटेलर का टैक्स ये आ रहा है, वो आ रहा है। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। काशिफ चौधरी साहब को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, और अंजुमन ताजरान के सदर हैं, शायद इस्लामाबाद बेस्ड हैं, और शायद उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। अब मैं उसको लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, वो इस फील्ड के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। अब बिलाल अज़हर कियानी बेचारा अभी आया है, उसको चले जाना है 1.5-2 साल में। वो उनको उल्टी सीधी बातें बता के चले जाएंगे, और पूरी कौम यहीं पे ऐसी की तैसी चलती रहेगी। ये कम से कम 40 साल से ये खेल जारी है। आपको याद है, पहले नईम मीर साहब आए थे, उन्होंने उसको चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, और ये मैं वाहिद चेयरमैन था जिसने कभी कोई आसान टैक्स स्कीम इस तरह की कोई चीज़ें नहीं लाई। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, लोगों को चरिया बनाने की, लोगों को पागल बनाने की तरकीबें हैं। तो सवाल अब ये है कि क्या मैं और आप बैठकर यहाँ टीवी प्रोग्राम करते रहेंगे, अपना टाइम ज़ाया करते रहेंगे, और हम इसलिए चलते रहेंगे? सवाल ये है। बिल्कुल, मैं बड़ा क्लियर हूँ। जब मैंने वो देखा ना कि काशिफ चौधरी और बिलाल अज़हर कियानी कोई टैक्स स्कीम डिज़ाइन कर रहे हैं, मैंने कहा यार चलो ये एक लाल बत्ती और लग गई। उसके बाद दूसरी मैंने कल वज़ीर आज़म साहब का बयान दिया कि हम टेस्ट को डिजिटलाइज कर रहे हैं। कल शायद उन्होंने चाइना में कोई बयान दिया है, ठीक है। मुझे ना वो बयान सुन के अफसोस भी हुआ, रोना भी आया, हंसना भी आया कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। जिस मुल्क में बैंकिंग सिस्टम के थ्रू टैक्स अवॉइडेंस हो रही हो, बैंकिंग सिस्टम के तहत टैक्स अवॉइडेंस हो रही हो, उसमें आप कौन सी डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मेरा ये व्यू है कि पाकिस्तान का मसला कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटेंस है या करप्शन है? नहीं, करप्शन तो ताल्लुक ही नहीं है, करप्शन का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। कॉम्पिटेंस है। करप्शन तो शायद पाकिस्तान की तबाही अगर 100 है तो 100 में से करप्शन का ताल्लुक तो 100 में से 5 भी नहीं है। ये जो मुल्क बना था ना, उनके हाथ में दे दिया जो इनके बस का नहीं है काम। ये नहीं चला सकते, ये नहीं चला सकते। मैंने इमरान खान के साथ काम किया है, मुझे अंदाज़ा हुआ था ना, सामने वाले से मैं बातें जब करता था तो मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि इनके अंदर कितनी डेप्थ है, ये किसकी, आपको लॉटरी में मुल्क मिल गया, अब आप उसको चलाने की कुछ आपके बस का काम नहीं है। खुदा का वास्ता है कि इस्लामाबाद वाले अपना कंट्रोल छोड़ दें, वो कह दें कि यार आप उसको डिवॉल्व कर दें, इसको किसी को दे दें। ये इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान नहीं चला सकती। आप मुझे ये बताइए, मैं और शायद खान अब्बासी ये प्रोग्राम में थे, आप डिवोल्यूशन कर रहे हैं, एनएफसी की बातें कर रहे हैं। आपने पिछले 4 साल में फेडरल मिनिस्ट्री में एक डिवीजन बढ़ाया है, घटाया नहीं है। इफ आई एम करेक्ट। तो हम और आप, मैं और आप बैठ के क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं? अब कुछ और करना पड़ेगा ना। नहीं, हम तो डिस्कशन करते रहेंगे। डिस्कशन का फायदा क्या है? जब तक जो है वो डिस्कशन का फायदा क्या है? इसका कोई असर नजर बिलाल अज़हर कियानी बेचारा शरीफ आदमी है। ठीक है, चले कोशिश तो कर रहे हैं ना। नहीं, वो कोशिश जो पिछले 50 साल से हो रही है उसका कोई रिजल्ट नहीं है। उस कोशिश को दोबारा रिपीट करने का फायदा है। अच्छा, आप कहते हैं कि कॉम्पिटेंस जो है वो हमारा मसला है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अभी IMF ने एक और टारगेट टैक्स का दे दिया है, तकरीबन 15,200 अरब। नहीं, 15,200 अरब नहीं है कि किसने कहा है 15,200 अरब नहीं, ज्यादा होगा ये। न्यू टैक्स टारगेट 13% हायर इतना ही दिया है। 15 से ज्यादा ही हो जाएगा, मतलब 15 से ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा था 13,900 और हम 13,000 ही कलेक्ट कर सके, तो मतलब हम जो है वो तकरीबन 2,200 बिलियन हमें और करना है। ये अच्छा, चलो मुझे ये बताएं कि ये कैसे। नहीं, मुझे एक बात बताओ। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 15,100 कलेक्ट कर लूंगा तो ये कैमरामैन बराबर सामने बैठे की जिंदगी ठीक हो जाएगी? तुम लोग एक्चुअल को चीज़ों को
हम लोगों को हमने पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ़ बनाया है हमारे 15,100 का कोई रेलेवेंस नहीं है पाकिस्तान के आम आदमी के साथ। ये इकोनॉमिस्ट ने, लोगों ने, मीडिया ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। बजट टारगेट 15,900, 2,300, 14,000, 1,200 कोई ताल्लुक नहीं है। अगर 15,100 हो गया तो इसका का फायदा नहीं होगा, अगर ये 14,000 हुआ इसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक्स है इसका कोई ताल्लुक आम आदमी के साथ नहीं है। खुदा इसको समझें, ये 402 रुपए का लीटर पेट्रोल खरीद रहा है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है गवर्नमेंट के 15,100 के साथ। लेकिन शब्बर साहब, ताल्लुक ये तो है ना कि जो आप कह रहे हैं, एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं कि ये इतना महंगा पेट्रोल जो है खरीद रहा है, उस पे गवर्नमेंट जब लेवी बढ़ाती है, वो लेवी, एक सेकंड, वो लेवी इसलिए बढ़ाती है क्योंकि वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाती, इसलिए वो लेवी से अपना जो है वो रेवेन्यू पूरा कर रही होती है। समझे कि अगर गवर्नमेंट लेवी डबल करके अपना 15,800 कर लेगी, 16,000 कर लेगी और ये बर्दाश्त भी कर लेगा, फिर भी इसकी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बात कुछ और कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रही। चलो इसने कुर्बानी दे दी, ये 15,800 करा रहा है, ये लेवी को डबल करा देता है, उसके बाद क्या इसकी जिंदगी तब्दील होगी? नहीं, तब तो जिंदगी नहीं होगी ना, और खराब हो जाएगी ना। इतनी लेवी दे रहा होगा तो। आप मेरी बात ही नहीं समझ रही। अच्छा, समझा। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि टैक्स कलेक्शन की फिगर का आम आदमी से रिश्ता टूट गया है। अच्छा, अगर ये 16,000 कलेक्ट हो जाएगा तो भी फायदा नहीं है। अच्छा, क्यों और कैसे टूट गया, मैं चाह रही हूँ इसलिए कि ये कहानियां सिर्फ क्यू ब्लॉक की हैं। ये क्यू ब्लॉक में डिस्कशन हो रही है कि 15,100, 15,200, 15,300, 12,100, 14,100, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के नंबर हैं। ये लोगों को बेवकूफ बनाने के नंबर हैं, ब्यूरोक्रेसी की रिश्वत लेने के नंबर हैं, लोगों को चरिया बनाने के नंबर हैं। इसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान की किसी चीज के साथ नहीं है। इसको अगर आप साइड पे रख दें, इसको आप डिस्कस ही नहीं करें, इसको सिर्फ डिस्कस ही नहीं करें, बजट को डिस्कस ही नहीं करें, तो पाकिस्तान के लोगों की भलाई हो जाएगी। अगर आप ये कह दें आज के बजट डिस्कस नहीं होगा और बजट असेंबली में नहीं आएगा और कोई पब्लिक इसकी रिस्पांस नहीं होगी, पाकिस्तान के लोग खुश हो जाएंगे आज। अच्छा, यस। एक प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसने कहा था ये इंडियन गवर्नमेंट में हमारे यहाँ जो रोजाना हर साल बजट की कहानी है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की। कभी आपने इंग्लैंड में सुना है कि आम आदमी इंतजार कर रहा है मई में कि बजट आने वाला है? कोई अमेरिकन में सुना है कि बजट आने वाला है? ये लोगों को बेवकूफ बनाने का पहला नुस्खा है बजट, कि उसको कहा बजट आने वाला, बजट आने वाला, आम दोस्त बजट, अच्छा बुरा बजट, वो 3-4 महीने उसी चक्कर में निकल गए। ये महकूम अवाम को मजीद महकूम बनाने का तरीका है, जो क्यू ब्लॉक में इकोनॉमिस्ट अमेरिका से आए हुए हैं, जिन्होंने पढ़ लिया है अमेरिका से आकर, अब उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनको अपने रोजगार दे दिया। ये उनकी कहानी है। मैं अब इस कहानी से पता नफिर हो चुका हूँ। अच्छा, चलें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं, आप FBR चेयरमैन रह चुके हैं, आपके ख्याल में मुझे निकाला गया? मैं छोड़ कर आया हूँ और वजह है उसकी बुनियादी, मैं क्यों तंग होकर वापस आया हूँ। ये नहीं, ये काशिफ चौधरी से मेरा झगड़ा हुआ था। अच्छा, और क्या, इन लोगों से झगड़ा हुआ था मेरा। क्या झगड़ा हुआ था इनसे? मैंने कहा रजिस्टर कराओ। हाँ, फिर यही तो थे जिन्होंने इस्लाम सरीना के सामने आके हम लोगों से लड़ाई हुई थी, फिजिकल लड़ाई भी हुई थी। यही तो हैं जिनके साथ मुझे बिठाया गया था ISI के हेडक्वार्टर में। पूछे इनसे कि मैं इनके सामने बैठा था नहीं बैठा था अपारा में। और क्यों बिठाया गया था? इसलिए कि वो कहते थे कि हड़ताल नहीं होनी चाहिए। पूछे ना उनसे, बुलाएं किसी ने काशिफ चौधरी को। क्या मैं नहीं था वहाँ? वो हम दोनों आमने सामने नहीं। बड़ा अच्छा इंसान है, मैं ये नहीं कह रहा। हम अब अगर एक इदारा, हसास इदारा, चेयरमैन FBR और ट्रेडर के दरमियान में रिकंसिलिएशन करा रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? नहीं, हसास इदारे का क्या, एक सेकंड, लॉ एंड ऑर्डर, हसास इदारे का क्या काम है? लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, यही तो कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर। इन्होंने लॉ ऑर्डर का केस खड़ा कर दिया था। इन्होंने लॉ ऑर्डर, इन्होंने सरीडा के सामने हमारे मेंबर को मारा पीटा था, जो मैंने भेजा था नौशीद को। तो मैंने उसको भेजा, मैंने कहा इसको समझाओ। इन्होंने जुलूस निकाला कि आप शेफर्ड साहब आइडेंटिटी कार्ड वाला किस्सा खत्म करें। याद है मैंने आइडेंटिटी कार्ड वाला शुरू किया था, उस पर आई हुई मैं जाके ISI के हेडक्वार्टर में बैठा हुआ था, DGC मेरे बराबर बैठा हुआ था, हम बैठे हुए थे यूं करके। तो क्या आप किस दुनिया में बैठे हैं
जब हसास इदारे ट्रेडर्स और FBI चेयरमैन के दरमियान में रिकंसिलिएशन कराएंगे। आप गए थे रिकंसिलिएशन के लिए? मैं गया था, मैं नहीं गया था, मुझे बुलाया गया था। अच्छा, आपको बुलाया गया था, आप नहीं गए थे? अच्छा। मैं क्यों जाऊंगा? हाँ, नहीं, मुझे किस हैसियत में बुलाया गया था मुझे ये बताएं ना, पूछे ना मुझसे। हाँ, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्यों बुलाया था मुझे? क्यों बुलाया था? पूछे उनसे जिन्होंने बुलाया था, इसलिए उन्होंने भी सही बुलाया था। लॉ एंड ऑर्डर का मसला जब क्रिएट होगा तो क्या करेंगे इस्लामाबाद में? तो उन्होंने आपको बुलाया था कि आप पीछे हट जाएं? हाँ, हटे पीछे, ना मांगे इनसे टैक्स, ना बोले इनको रजिस्ट्रेशन। हाँ, रुक जाए, थोड़ा टाइम दे दे इनको। फिर क्या तय हुआ वहां पे? हो गया, दे दिया। हाँ, शंपर साहब घर आ गए। आई वेंट टू सीरियस डिप्रेशन कि यार ये क्या बकवास है। आप याद करें, वो सारे निकाले, खबरें निकाले, फिर मीडिया निकाले, क्या है। मैंने कहा यार क्या मैं बैठा हुआ क्या कर रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ? मैं किस लिए आया हूँ अपनी बड़ी फर्म छोड़कर? मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ बैठ के नेगोशिएशन करूँगा इनके साथ। यही है। अब मुझे आज अफसोस इस बात पे हुआ कि काशिफ चौधरी और बिलाल कियानी साहब आसान स्कीम डिजाइन कर रहे हैं। वो उनको फिर एक लाल बत्ती के पीछे निकाल देंगे, फिर आएंगे, फिर सेमिनार होंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा कुछ भी नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं ना, मैं आपसे पूछती हूँ, हर दफा ये बात होती है, ये बड़ा मसला। आप इतनी लंबी बातें कर रही है ना, मुझे सिर्फ ये बता दें कि राजा बाजार मंडी में दुकानें कितनी हैं और उसका ओनर कौन है? ये तो किसी को नहीं पता। बस फिर आप मेरे से क्यों बहस कर रही है? फिर आप मुझसे टैक्स की बात क्यों करती है? जब आप मुझे ये बताएं, जब आप मुझे ये कह रही, जब आप मुझे हल बताया तो था मैंने, राजा बाजार में लेके जाए मशीन, टैंक लेके जाए। क्या लेके जाए? टैंक लेके चले जाए राजा बाजार। क्या करें फिर? और क्या करें टैंक लेके जाए तो? दुकान सारी गिन ले, बताया था किसकी है। और क्या तरकीब है? और क्या तरकीब है बताओ ना। हर तरकीब तो मैंने 40 साल में लगा ली ना। मतलब टैंक आप कह रहे हैं वो खड़ा कर दे कोने में, वो फौजी टैंक जो होता है? और किसे कहते हैं? अच्छा, टैंक किसे कहते हैं? नहीं, उसका मकसद नहीं समझ आया मुझे राजा बाजार में। नहीं तो आप अंदर नहीं जा सकती ना। अच्छा, जाके दिखाए ना टैक्स ऑफिस वाले, जाए ना अंदर, बोरी बाजार जाए ना, अकबरी मंडी जाए ना, सूत्र मंडी जाए ना, मोबाइल की मार्केट जाके दिखा दे मुझे। सुनारों को हाथ डाल के दिखा दे, सुनारों को हाथ डाल के दिखाएं। आपने ये सब कोशिश की थी अपने टाइम? सारी कोशिश की, देख ले, चेक कर ले। अब आप मुझे ऐसे बैठी हुई जैसे मैं आपके सामने मुल्जिम हूं और जवाब दे रहा हूं। आप सवाल इस तरह कर रही हैं जिस तरह मैं कोई मुल्जिम हूं और मैं आपसे आपके सामने जवाब दे रहा हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके सामने। आप फॉर्मर FBR चेयरमैन है ना, क्या हुआ? आपने इतनी कोशिश की, तो क्या हुआ? मैं अब खत्म हो गई जिंदगी, अब उसको छोड़ देना, भूल जाए उस चीज को। फॉर्मर चेयरमैन FBR को, भाड़ में गया FBR चेयरमैन। गलती हो गई, माफी चाहता हूँ कौम से कि मैं FBR चेयरमैन था। आप लोग कब तक मुझे उसकी सजा देंगे? अच्छा, ये क्यों नहीं गिन पाते दुकानें? आपके ख्याल में कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी नहीं है, या डरते हैं कि नहीं करना ही नहीं है? करना ही नहीं है, विल ही नहीं है, मतलब करना ही नहीं है, क्योंकि आपका वोटर बैंक है, वो अफेक्ट होगा, आप अनपॉपुलर हो जाएंगे। अनपॉपुलर है बेसिकली। नहीं। 24 करोड़ लोग 1 करोड़ लोगों के गुलाम है। 24 करोड़ लोग 1 करोड़ लोगों के गुलाम हैं। वो 1 करोड़ लोग पाकिस्तान में कभी कोई चीज सही नहीं होने देंगे। मैंने बिल्कुल बॉटम लाइन बता दी आपको। ये है बॉटम लाइन। वो जो 1 करोड़ लोग हैं वो कभी भी 24 करोड़ गुलामों को आज़ाद नहीं करेंगे। मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान में 5 करोड़ करंट अकाउंट है। 5 करोड़ 5 करोड़ करंट अकाउंट है, उसमें अरबों की ट्रांजैक्शन हो रही है। हाँ। किसकी है? अभी आपने एक नारकोटिक की एक खातून को पकड़ा है। हाँ, पिंकी। उनका अकाउंट कौन से बैंक में था? कौन से बैंक में था? एक मल्टीनेशनल बैंक में। अच्छा। सैलरी का अकाउंट खुला था। सैलरी का अकाउंट खुला था, उसके अंदर अरबों की ट्रांजैक्शन है। करो ना, बुलाओ ना स्टेट बैंक गवर्नर को, बुलाओ ना उस बंदे बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव को, पूछो उससे। आप जाके खोल के दिखाओ मुझे मल्टीनेशनल बैंक में अकाउंट, आपके खानदान की छजरा निकाल लेंगे। उसका अकाउंट कैसे खुल गया?
उसका अकाउंट कैसे खुल गया? उसमें तो मैंने सुना है बड़े बड़े नाम है उसकी नहीं लिस्ट नहीं में भाई। ये तो यार ये आप लोगों की ड्रामेबाजी है। 6 महीने बाद आप सब ये आप लोगों ने उठाया उसके हुआ है। पीछे इतनी कोई back- नहीं, इतनी कोई नाम, backing कोई होगी नाम, ना। कोई नाम वाम नहीं है। कोई लोगों नाम को- नहीं है? नहीं, ये ड्रामे चलते रहते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। एक ड्रामा आज खत्म होगा, फिर शब्बर साहब, कहीं फिर नई शब्बर सीरीज, साहब, फिर नई सीरीज शुरू जो वो प्रोडक्ट बेच रही थी ना, उसके लिए आज भी प्रोडक्ट बिक रही है। आप मेरी बात सुन, देखें ऐसे ड्रामे मैं कह रही हूँ जो जिस कीमत की वो प्रोडक्ट थी, वो प्रोडक्ट जो है वो बड़े बड़े नाम ही खरीद यार सकते मेरी हैं। बात ये नहीं कह रहा मैं। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ ना प्रोडक्ट की सेल रुकेगी, ना बड़े बड़े नाम रुकेंगे। ये आपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ड्रामा सीरीज शुरू की हुई है। अच्छा चले एक और ये ड्रामा सीरीज चलेगी। हाँ। सारी दुनिया पिंकी 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 करेगी। हाँ। 2-3 महीने इसमें सारी चीजें निकल जाएंगी। फिर नया कोई ऐसा ड्रामा आ जाएगा। हम ये ड्रामे खेलते रहेंगे। अवाम को पिंकी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अवाम को इससे इंटरेस्ट है कि मेरे बच्चे की रोजी हो रही है नहीं हो रही। ये जो कोकीन पी रहे हैं वो उन 1 करोड़ वालों में से हैं। अच्छा, 1 करोड़ एलीट में से हैं आप? 1 करोड़ वाले में से हैं। जो 22 बाकी 24 वाले हैं वो कोकीन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यही तो मैं कह रही हूँ आपसे। नहीं, मेरी बात समझे ना। वो तो बेचारे हशीश पीते हैं ना, चरस पीते हैं। सही वो तो बात। सॉरी वो हीरोइन पीते हैं, वो कोकीन नहीं इस्तेमाल करते। कोकीन इज एक्सपेंसिव आइटम। तो फिर आप समझे ना, आप लोग 1 करोड़ वालों के लिए मुल्क चला रहे हैं ना, मैं 24 करोड़ के लिए बात कर रहा हूँ। तो मुझे पिंकी के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो बेचती है तो बेचती रहे, क्योंकि आपके लोग घर अफेक्ट हो गए ना, आपके बच्चे बढ़ रहे हैं ना, तो अब आपको परेशानी हो रही है। जो गरीब के 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसकी परेशानी आपको नहीं है। इसलिए आपको परेशानी हुई है ना पिंकी को देखकर, क्योंकि घर में, आपके घर में आग लगी है। 24 करोड़ लोगों के घर में आग नहीं लगी ना। वो तो बेचारे हीरोइन अफोर्ड भी, चरस भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहाँ से हीरोइन पियेंगे? और शायद आपके घर तक बात ना पहुंचती तो अब भी जो है वो पिंकी को जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर बिकती है तो बिकने दो, क्योंकि वो तो 1 करोड़ वालों का फैसला है, वो खुद ही कर लेंगे कुछ ना कुछ। और ये तो बल्कि छोटा सा मोहरा है। अच्छा, ये आपने कहानी बनाई है, 10-5 टीवी प्रोग्राम चल जाएंगे, यूट्यूब पे चल जाएगा, और आप 6 महीने बाद देखिएगी उसकी जमानत होकर घर चली जाएगी। वो कहाँ है अयान अली? ऐसे केस क्या पाकिस्तान में पहले नहीं हुए? तो रबिया मेरा मकसद है। अच्छा, मुझे बताएं कि मैं एक और मैं ऐसी बात करूंगी कि उस पर शायद आपको जो है वो बहुत बुरा लगे, और वो है IMF। एक दफ़ा फिर जो है वो IMF का प्रोग्राम अगले साल मेरे ख्याल से ख़त्म हो रहा है, फिर से बातें शुरू हो गई हैं। इज दिस गोइंग टू बी आवर लास्ट IMF? No, this is not going to be last item. It has to be there, next item also. कहाँ से लाओगी डॉलर तुमने जब एक्सपोर्ट की क्वांटिटी ही बढ़ाई, और तुम्हारे पास रेमिटेंस का प्रॉब्लम भी आने वाला है आइंदा दिनों में, तो तुम कहाँ से अपना करंट अकाउंट बैलेंस करोगी? तो नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या खराबी है? नेक्स्ट प्रोग्राम तो आएगा, शायद डिफरेंट शक्ल में आ जाए, शायद हो सकता है 1-2 साल बाद आ जाए। आना तो है, उसका आना तो है। देखो बात सुनो ना, तुम्हारा करंट अकाउंट तो बैलेंस नहीं हो रहा ना। अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए तो तुम्हें तो थोड़ा सा अपना इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा ना। वो तो नहीं बढ़ रहा ना, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? अच्छा, IMF प्रोग्राम में क्या तकलीफ है तुम्हें? कौन से, वो भी IMF प्रोग्राम भी गरीब आदमी के लिए क्या फर्क पड़ता है उससे, IMF प्रोग्राम से? ये भी एक बहाना है, ये भी नहीं काम करने का बहाना है ना। क्या IMF में रहते हुए हम कुछ नहीं कर पा रहे? नहीं, मेरा सवाल आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, सड़क टूटी हुई है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं आता, इसका कोई ताल्लुक IMF से है? नहीं। फिर क्या परेशानी है? वो बेचारी आती है बल्गारिया से, रीजनेबल सी औरत है, वो समझा के चली जाती है, हमें मान लेते हैं। क्या परेशानी है तुम्हें IMF से? मैं बहुत ज़्यादा लंबी कहानी कि ये होगा, फिर ये डेफिसिट 3% हो जाएगा, फिर 3 का 2 हो जाएगा, फिर हम ये हो जाएगा। नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टोरीज। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि 7% GDP हो जाएगा, हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल कर ली। और फिर हम ये कितनी दफ़ा सुनेंगे अल्फाज, कितनी दफ़ा ये कहानियाँ सुनेंगे? मतलब कितनी दफ़ा ये सारी कहानियाँ रिपीट होती रहेंगी कि हर दफ़ा पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करने लगता है, फिर एक अजीब सी कहानी आ जाती है। फिर अब या IMF के टारगेट जो हैं उनको अचीव करने की जो है वो बात, IMF के टारगेट कुछ नहीं बात। अच्छा, ये मुझे बताएं ना, ये भी एक एलीट क्लब का हिस्सा है IMF। हाँ, ये सारी कहानियाँ जो है बहाने
सही। इस्लामाबाद के आगे रिंग फेंस कर दो और उनसे कहो कि यार आप खुदा का वास्ता है काम नहीं करें, मेहरबानी, आप सिर्फ एक मेहरबानी है, आप काम नहीं करें तो मुल्क चल जाएगा। वो काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा शबर साहब? आज क्या काम कर रहे हैं? क्या आज क्या काम कर रहे हैं मुझे बताएं। आज मुझे बताएं, पावर सेक्टर का मसला हल हो गया? नहीं। प्राइवेटाइजेशन का मसला हल हो गया? नहीं। आपका पॉपुलेशन का मसला हल हो गया? आपका कौन सा मसला है जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद ने हल किया है? तो अगर इस्लामाबाद बंद हो जाता है फॉर आर्गूमेंट सेक, सारे 62 डिवीजन बंद कर देते हैं, 5-6 डिवीजन खोल के रखते हैं, तो क्या परेशानी है? आज हम कहे यार आप छुट्टी पे जा रहे हैं ना बकरीद की, आप चले जाएं 2 महीने की छुट्टी पर। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल पावर डिवीजन को हम कहते हैं आप घर चले जाएं, फॉर आर्गूमेंट सेक अगर हम कहते हैं कि पावर डिवीजन कल से बंद हो जाएगा, अब ईमानदारी से बताएं क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तानी को? ईमानदारी से बताएं। बिल्कुल, नेपरा भी है, पावर डिवीजन भी है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये तो मुझे नहीं पता आपके जो इतने नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना आपको, ये जो आपके सवाल है। अभी वफाक ये कहती है कि हमारे पास जो है वो तो पैसे बचते ही नहीं है जब से ये NFC का फॉर्मूला हुआ है। पहले अब एक बहस ये है कि NFC को जो है उसमें कोई चेंज लाई जाए। अब NFC के बारे में ऐसे बात की जाती है कि ये सिल्वर बुलेट है, अगर ये मसला हल हो जाए, ये परसेंटेज जो ज़्यादा सूबों को चला जाता है और वफाक के पास नहीं बचता, अगर ये मसला हल हो जाए तो बहुत बेहतरी आ जाएगी पाकिस्तान की इकॉनमी में। आप बिलीव करते हैं ये? नहीं, ये भी लाल बत्ती है। NFC नहीं, डिस्कशन ऑन NFC, डिस्कशन ऑन NFC एक लाल बत्ती है कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो छोटे सूबे हैं वो ये समझते हैं कि NFC की जो डिस्ट्रीब्यूशन आज है 18वीं तरमीम के बाद, वो उनको उनका हक वापस मिला है। और एक सोच ये है कि उससे विफाक बैंकरप्ट हो गया है। दोनों बातें ठीक है, दोनों बातें ठीक है। अच्छा, कैसे? सूबों को हक मिला है, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। और विफाक बैंकरप्ट हो गया, इसमें भी कोई हक नहीं, डिस्प्यूट नहीं है। विफाक बैंकरप्ट क्या NFC की वजह से हुआ है? ये सारे जो बंदे ना NFC के बारे में बात करते हैं, इनमें से 90% को NFC की अकाउंटिंग ही नहीं पता। NFC में आज जो डेफिसिट आया हुआ है जी, वो आया हुआ है बिकॉज ऑफ रीपेमेंट ऑफ द डेट्स। ठीक है, ये डेट हर साल 6 से 7 हजार बिलियन बढ़ जाएगा। तो आप डेट का पेमेंट NFC अब डेट जो आज बचता है पैसा सूबों के बाद, वो डेट देने के काबिल भी नहीं होता। हाँ। तो आप इन शॉर्ट ये कह रही हो कि वो जो डेट के पैसे हैं वो आप दें, आपके पैसे में से काट लेंगे, यही कह रही है ना आप? यही कह रही है ना? ये तो मेरी अकाउंटिंग एंट्री हुई ना, आवाम को यह फर्क पड़ेगा इससे। अकाउंटिंग एंट्री है ना। अच्छा, अब मैं NFC के सेटलमेंट को एग्री नहीं करता। सही। अगर काम करना है तो बड़ा काम करो, फिर सूबे रिडिजाइन करो, फिर NFC बनाओ। मतलब मजीद सूबे बनाए। जी, NFC क्या है? एलोकेशन टू प्रोविंसेस है ना। मैं कल पढ़ रहा था, किसी ने मुझे कल बताया कि जो एलोकेशन पर पर्सन है NFC के नीचे एक PFC भी है, जो डिस्ट्रिक्ट में जाता है। तो जो पर पर्सन एलोकेशन है पंजाब के बजट की, लाहौर की, वो 14,000 रुपये पर पर्सन है। सही। और लोधरा की 5,000 रुपये। क्यों है ये? ऐसा क्यों है? आप बताएं। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं कोई सिंध की बात नहीं कर रहा। लोधरा की और मुल्तान की 4-5 हज़ार रुपये पर पर्सन है, लाहौर की 14,000 रुपये पर पर्सन है। क्योंकि लाहौर में आपने एक सड़कें बना के दिखाना है कि नहीं हम हंसता भरा पंजाब। तो
ये जो रबिया, ये वो मैटर नहीं है कि मैं आपसे यहाँ बैठ के टीवी पे यहाँ बैठ के अक्रॉस द टेबल 2 मिनट 20 मिनट के टीवी पर बता दूँ कि एनएफसी में क्या है। ये जो 90% लोग एनएफसी के बारे में बात करते हैं, इनको अलिफ बे नहीं पता एनएफसी की, अलिफ बे ते नहीं पता इनको एनएफसी की, एनएफसी होता क्या है। ये ऐसी एनएफसी, ये इन्होंने सियासी बातें करते हैं, इन्हें नहीं पता कि एनएफसी क्या है। तो आप जो मैं समझी आप ये कह रहे हैं अगर परसेंटेज में फ़र्क आ भी जाता है तो वो पैसा जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जो है वो डेट उसमें चला जाएगा। तो क्या आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या आम आदमी में तो कोई फर्क ही नहीं है, तो बुक एंट्री है ना, ये तो बुक एंट्री है ना। पाकिस्तान को एक करके पढ़ लो या 2 करके पढ़ लो, एक करके मिलाओगे। मगर मैं एनएफसी की रिवीजन चाहता हूँ फॉर ऑन अ प्रिंसिपल इशू कि अगर अब कोई गवर्नमेंट कर्जा ले रही है सही और किसी सूबे के लिए खर्च हो रहा है, हाँ तो वो उस सूबे को उसका खर्चा जाना चाहिए। जाना चाहिए। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल हाँ आप समझिए। ठीक है, आज तो जब मैंने अपना काम शुरू किया था इकोनॉमिक्स का, पाकिस्तान में पढ़ना लिखना शुरू किया था, उस वक्त पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे में सबसे बड़ा खर्चा दिफा का था और सेकंड नंबर इंटरेस्ट पेमेंट थी। आज दिफा इंटरेस्ट पेमेंट का आधा भी नहीं है। डॉलर तो बहुत बड़ी बात है, रुपये में आधा नहीं है। 2700 बिलियन का खर्चा है, शायद 800 बिलियन का फौज का, उनका 9000 है। अच्छा, सबसे ज्यादा कुर्बानी पाकिस्तान में एनएफसी के बाद फौज ने दी है। ये बात लोगों को समझ नहीं आएगी मैं क्या कह रहा हूं। सबसे ज्यादा अफेक्ट एनएफसी का फौज को हुआ है। राइटली वो देखिए ना, आपने क्या किया है, आपने एक अजीब सी एक शक्ल बना दी है ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स की कि 8,000-9,000 बिलियन का डेट का रिपेमेंट है और कलेक्शन में से जो बाकी बचता है वो 8,000 से कम है। तो 3 ही खर्चे हैं ना, जो बड़े खर्चे हैं फेडरल गवर्नमेंट के वो 3 हैं, एक डिफेंस, एक इंटरेस्ट पेमेंट और एक रनिंग द गवर्नमेंट और चौथा पीएसडीपी। तो अगर पैसे नहीं बचते तो यही तीनों इफेक्ट हो गए ना। इंटरेस्ट तो देना ही देना है, देना ही देना है इंटरेस्ट, बिल्कुल। फिर डिफेंस, फिर फेडरल गवर्नमेंट की रनिंग और पीएसडीपी। तो आप क्या कर रहे हैं, पीएसडीपी काटते जा रहे हैं, काटते जीरो कर दिया आपने। ठीक है, डिफेंस को भी आप रोक के बैठे हुए हैं। डॉलर टर्म में तो बहुत ही कम हो गया, रुपी टर्म में भी कम हो गया। आपके ख्याल में आज डिफेंस जो है क्या वो अपने खर्चे पूरे कर रही है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या पाकिस्तानी डिफेंस को वो पैसे मिल सक रहे हैं जो पाकिस्तान की डिफेंस को चाहिए? नहीं, अब चाहिए तो एक बहुत सब्जेक्टिव वो आप टर्म आपने कह दी ना कि मिनिमम भी होता है ना, कुछ मिनिमम भी होता है ना। सही, आपके ख्याल में नहीं मिल रहा, खर्चे पूरे नहीं करी डिफेंस अपने? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई बड़ी एक्सपेंशन की है द लास्ट 4-5 ईयर। आई डोंट नो उन्होंने बड़ी रेनोवेशन भी की है, अपनी फैसिलिटीज की है, नहीं। सही, देखिए ना, आप सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये सारे सब्जेक्ट, अच्छा आपने कहा ये सारे सब्जेक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट हैं। आपने प्रोविंसेस की बात की, आप बिलीव करते हैं कि मजीद प्रोविंसेस होने चाहिए? मजीद प्रोविंसेस बनने की रुकावट सिर्फ एक है। क्या? वो है पंजाब। अच्छा, वो कैसे? पंजाब नहीं चाहता कि डिवाइड हो। नॉर्दर्न पंजाब नहीं चाहता कि नए सूबे बने। सिर्फ ये एक रुकावट है? सिर्फ एक रुकावट है, बाकी सूबों को कोई मसला नहीं है? नहीं, बाकी लोगों को मसला नहीं है। सिंध को भी कोई मसला नहीं? पाकिस्तान, सिंध को भी कोई मसला नहीं? किसी को उस पर सिंध पे आता हूँ अभी। पाकिस्तान 6 डिस्ट्रिक्ट चलाते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के बादशाह हैं। सारी ब्यूरोक्रेसी, सारी जो आज की पाकिस्तान के लोग हैं वो उन 6 डिस्ट्रिक्ट से निकलते हैं। बाकी सारा पाकिस्तान महकूम है उनका। अब उन बेचारों से जो 5-6 डिस्ट्रिक्ट है ना, उनसे ये मुल्क नहीं चल रहा। हम उन्हें ये कह रहे हैं कि चंदा आपने बड़ा चला के देख लिया, आपसे नहीं चल रहा, आप खुदा का वास्ता थोड़ा पीछे हो जाओ, हम चला देते हैं इसको। हम कौन चलाएगा? शब्बर ज़ैदी। आप चलाएंगे? हाँ, आप मैं ये कह रहा हूँ कि हम का मतलब ये है कि जो चला रहे थे पहले ये नहीं चला सकते।
लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, रावलपिंडी, झेलम, गुजरात डिस्ट्रिक्ट, 6 डिस्ट्रिक्ट 7 डिस्ट्रिक्ट है बस, ये चला रहे हैं। ये पाकिस्तान चलाते हैं। कसूर, मुल्तान भी नहीं है इसमें, सही। ये पाकिस्तान चलाते हैं। अब ये पाकिस्तान चला के इन्होंने चला लिया। ठीक। अब हम कह रहे हैं कि ये 5 डिस्ट्रिक्ट है ना, इनको पीछे इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट निकाल लो, तुम फेडरल गवर्नमेंट की लिस्ट उठाओ और फेडरल गवर्नमेंट में देखो किस जगह के कितने मिनिस्टर है, फिर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा पाकिस्तान कौन चला। अच्छा, आपने कहा कि नहीं, मैं पंजाब, आपसे पूछ रहा हूँ आपने ना, कहा पंजाब सबसे बड़ी रुकावट है मैं इस आप- चीज में, वो नहीं चाहते। नॉर्दर्न पंजाब के 6 पंजाब। डिस्ट्रिक्ट। हाँ, आपने कहा ये सबसे बड़ी रुकावट है, ये नहीं चाहेंगे कि प्रोविंसेस आप बने। बादशाह हैं, हाँ, बादशाह सही। हैं। तो बाकी प्रोविंसेस आपके ख्याल में कंफर्टेबल है? सिंध चाहेगा कि प्रोविंसेस बन जाए? देखिए, सिंध में एक हाँ। इक्विटेबल आंसर आ सकता है, कोई ऐसी नामुमकिन बात नहीं है। प्रोविंस बने, एडमिनिस्ट्रेटिव जोन बने, कुछ भी बने, वो हो सकता है। हम हो सकता है चाहते हैं या हो सकता है में फर्क है ना क्या शबर मतलब? साहब, कि वो चाहेंगे कि ये हो जाए या वो भी रुकावट किसकी बनेंगे? बात करिए आप? इंटीरियर सिंध के लोगों की। हाँ, यस, उनसे एक प्रॉपर नेगोशिएशन हो सकती है। हो सकती है। और कराची को आपके ख्याल में बनना चाहिए सूबा? कराची और लाहौर को, इस्लामाबाद को फेडरल टेरिटरी होना चाहिए। अच्छा, फेडरल टेरिटरी नहीं, सॉरी, फेडरल टेरिटरी नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्न बाय द सिटी गवर्नमेंट, जैसे बॉम्बे है। देखिए, आप एक ही मॉडल में बात करिए ना। लंदन कौन मैनेज करता है? लंदन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। दिल्ली कौन मैनेज करता है? दिल्ली की अपनी गवर्नमेंट है, दिल्ली की असेंबली है। हाँ, आप उसे दे दें। दिल्ली की असेंबली है अपनी, लंदन की मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है। लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद दे दें। इस्लामाबाद क्या है आज? इस्लामाबाद क्या है आज? इस्लामाबाद क्या चीज़ है? और एक और बात रखिए, अगर आप सिंध को किसी तरीके से, कराची को सेपरेट बनाते हैं एक इंडिपेंडेंट सिटी, तो सिंध गवर्नमेंट का कैपिटल भी कराची ही रहेगा। मेरी बात आपको समझ नहीं आई? नहीं, अगर सेपरेट भी आप बना रहे हैं और फिर सिंध गवर्नमेंट का कैपिटल भी रहेगा। जी, चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा का कैपिटल भी है, पंजाब का कैपिटल भी है। ये तो आप दोनों तरफ खेल रहे हैं। दोनों तरफ नहीं खेल रहे, आपको समझ नहीं आई बात। बताएं। दोनों तरफ नहीं खेल रहे, आपको समझ नहीं आई। अच्छा, बताएं। इंडिया में 2 सूबे थे, हरियाणा और पंजाब। उन्होंने 2 सूबे उसको डिवाइड किया, सही। कैपिटल एक ही बनाया, उसका नाम है चंडीगढ़, नया शहर बनाया। और उसके अंदर 2 कैपिटल हैं, एक उसी कैपिटल के अंदर 2 सेक्रेटरीट है, एक हरियाणा का, एक पंजाब का। ऐसे दुनिया में 5-6 शहर हैं। अच्छा, इतना अच्छा, कॉम्प्लिकेट मेरी बात कॉम्प्लिकेट नहीं है, ये आपको लग रहा है ना, आपको सियासी, आपको 47 से लेकर जब तक कराची, सुन ले, जब तक कराची फेडरल कैपिटल कब तक रहा है? 50 तक रहा है ना। तो आज क्यों नहीं 2 कैपिटल हो सकते जो कायद-ए-आज़म वाले थे? कराची का कैपिटल सिंध का कैपिटल कराची था। और हम मैं मतलब कोई डिवीजन ये नहीं कह रहा कि यहाँ कोई सिंधी जो है वो रहेगा। और शायद आपके लिए बता दूं, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सिंध पाकिस्तान बना था, तो सिंध असेंबली कन्वर्ट हो गई थी फेडरल असेंबली के अंदर। ये बिल्डिंग फेडरल असेंबली के पास चली गई थी और सिंध असेंबली का इजलास होता था एनजेवी स्कूल में, वो बन गई थी सिंध असेंबली। दुनिया में बड़े शहर की डायनेमिक अलग होती है। दुनिया में जितने बड़े शहर हैं ना, उनकी डायनेमिक वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। हमेशा बड़ा शहर की अपनी ट्रांसपोर्ट, अपनी बिजली, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बड़ी शहर की अपनी एक डायनेमिक्स अलग होती है। दिल्ली की है, बॉम्बे की है, कलकत्ता की है, न्यूयॉर्क की है, लंदन की है, पेरिस की है। ये सब अपने अपने बड़े शहर हैं, इनकी डायनेमिक्स अलग होती है। आप सिंध, राज अली शाह साहब को कहीं जाना नहीं है, यहीं रहेंगे। आप यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे। मैं ये कह रहा हूँ, हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे। हम ये कह रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी होना चाहिए लाहौर भी, मेट्रोपॉलिटन सिटी होना चाहिए इस्लामाबाद भी, और मेट्रोपॉलिटन सिटी होना चाहिए कराची भी। और दुनिया में ऐसे ही हो सकता है। आप आईजी सिंध में आप बताएं, आपने एडिशनल आईजी सिंध क्यों रखा हुआ है कराची के लिए? क्यों रखा हुआ है? क्यों रखा बताएं? इसलिए रखा हुआ है कि एक आईजी है, वो एक आईजी देखता है सारे सिंध को, एक आईजी कराची को देखता है। उसके इसलिए एडिशनल आईजी है ना सिंध का।
ये समझने की कोशिश करें, ये झगड़ा सियासी नहीं है, सियासी नहीं है, सही, सियासी नहीं है। अब आप जिस तरह आप सवाल कर रही हैं, आप ये समझ रही हैं कि सूबों में जब सूबा बनाने की बात आएगी तो ये उर्दू स्पीकिंग और सिंधी लड़ेंगे और इसका हम फ़ायदा उठाएंगे। ये इंशाल्लाह ताला हम आपको कराची में नहीं होने देंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं होने दूंगा। हम कभी जिंदगी में सिंधियों से नहीं लड़ेंगे, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, नहीं लड़ेंगे, और हम इसके अंदर से रास्ता निकालेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। हम इसके अंदर से रास्ता, बिलावल भुट्टो भी इतना ही कराची वाला है जितना मैं कराची वाला हूँ। वो भी लेडी डफर में पैदा हुआ है, मैं होली फैमिली में पैदा हुआ हूँ। मेरा अस्पताल उससे 2-3 कदम दूर है। मैं होली फैमिली की पैदाइश हूँ, वो लेडी डफर की पैदाइश है। हमारा अस्पताल एक दूसरे से 1-1.5 मील दूर है। तो ना मैं बिलावल को कराची नॉन कराची समझता हूँ, ना मैं अपने आप को कोई समझता हूँ कि मैं कोई अलग से, मैं होली फैमिली की पैदाइश हूँ। ठीक है, तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस शोले को आगे बढ़ाकर वो आग लगा देंगे और सूबे को नहीं बनने देंगे, ऐसा नहीं होगा। सूबे बनेंगे और यहाँ पे एमिकेबली सेटलमेंट होगी। सिंध इशू नहीं है, पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट इशू हैं। पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान को रूल करते हैं। पंजाब का जो इंसान है वो सबसे ज़्यादा मजलूम इंसान है, क्योंकि आज की रेटिंग भी ये कह रही है कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा करप्ट पुलिस पंजाब की है। चेक कर ले, जाके देख ले करप्शन इंडेक्स। करप्शन का इंडेक्स देखें, उसमें लिखा है कि सबसे ज़्यादा करप्ट पुलिस पंजाब पुलिस है। ठीक है, तो पंजाब का आदमी मजलूम है। आज 90 लाख बच्चा मरियम नवाज के रूल के अंदर स्कूल नहीं जाता। 90 लाख, ये दुनिया में हाईएस्ट है, ये दुनिया में हाईएस्ट है। आप वहाँ जाके बैठ के अली बाबा से बेच रहे हैं, ये तो क्या बातें कर रहे हैं, किस दुनिया में बैठे। अच्छा चले, अब हम थोड़ा सा, मैं आगे बढ़ना चाहूँगी क्योंकि टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है और इस पे मैं आपका कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी। मुझे ये बताएं कि आपको कोई डील होती हुई नज़र आ रही है बिटवीन ईरान एंड यूएस वॉर? ईरान यूएस वॉर ख़त्म हो गई? डील होगी कोई? ख़त्म हो गई, डील हो गई। आज से डील में क्या डील हो गई, इसमें क्या रह गया है? ईरान अमेरिका की वॉर ख़त्म हो गई। ईरान जीत गया। ईरान जीत गया, ख़त्म हो गई वॉर। ईरान ने ये वॉर जीत ली है। ईरान ने अमेरिका का जो माइट था ना, माइट, हाँ, वो ख़त्म कर दिया। दुनिया अब ट्रम्प के ट्वीट से नहीं डरती। हाँ, अग्री, हाँ, अब खत्म हो गया। और आपके ख्याल में क्या ट्रम्प अपनी फोर्सेस उतार सकता है तेहरान में? किस दुनिया में बैठे? तो ईरान अब तो सिर्फ ये बात हो रही है, आज की जो बात है वो सिर्फ ये है कि दोनों को इज्जत से फेस सेविंग कैसे मिलेगी, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो भी मेरा ख्याल है तकरीबन सेटल हो गई है, क्योंकि आज उन्होंने कहा कि हमारी वो एटॉमिक भी सेटल हो गई। अब क्या रह गया? अब रूस का कंट्रोल रह गया ना, रूस का कंट्रोल रह गया ना, तो वो भी इंशाल्लाह सेटल हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं, ये सेटल तो हो जाएगा और ईरान ने ये भी प्रूव कर दिया कि अमेरिका की माइट जो है वो अब उस तरह की नहीं रही जिस तरह लोग शायद समझते थे। इसके बाद खित्ते की सियासत जो है आपके ख्याल में सेम शक्ल रहेगी खित्ते की, या उसमें आप कोई बड़ी तब्दीली जो है वो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि परमानेंटली ये चेंज हो गया? आपने मेरा एक इंटरव्यू नहीं सुना, मैंने उसमें कहा था कि दुनिया अब 27 फरवरी वाली दुनिया कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ठीक है, और जो कुछ पाकिस्तान में कल हुआ है कोयटा में, और जो कुछ पाकिस्तान में फ्रंटियर में हो रहा है, मुझे उसके बारे में डाउट्स थे कि वो कौन कर रहा है। आज मैं 100% क्लियर हूँ, 100%। कौन कर रहा है? नहीं, मैं आपको रिवर्स में चलता हूँ। कोई ताकत ऐसी, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती नहीं चाहती। और वो खित्ते में हमें नौकर और ग़ुलाम रखना चाहती हैं, और उन ग़ुलाम रखने वालों में वो भी शामिल हैं जो सर पर हम रस्सी बांधते हैं। कौन? खुलकर बताएं ना। एक होते नहीं, वो सर पे रस्सी बांध लेते हैं, बद्दू।
वो भी शामिल है। जो बद्दू है ना, उन्होंने हमें बड़ा ख़राब किया है। कौन है, खुल के बताएं ना। बद्दू कौन, बद्दू किसे कहते हैं? चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो अबू धाबी हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो सऊदी अरब का ईस्टर्न प्रोविंस हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कतर हो। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरब को समझो, अरब के दो ये हिस्से। नहीं चाहते कि पाकिस्तान और ईरान ये की दोस्ती नहीं हो। चाहते ठीक है। कि पाकिस्तान की, नहीं, दो बातें नहीं चाहते ये। पहली बात, ये पाकिस्तान ईरान की दोस्ती नहीं चाहते। हाँ। दूसरा, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तरक्की नहीं चाहते। ये नहीं चाहते क्योंकि इन्होंने, अगर हमने तरक्की कर ली तो इनकी सारी पोर्टें बंद हो जाएंगी। इनकी सारी पोर्टें बंद हो जाएंगी। हम 1400 साल 1200 साल से 800 साल से कराची से बसरा जाया करते थे, और ये सारी पोर्टें जो है ना, ये सारी जो इस साइड पर है, इनको कहते थे पायरेट पोर्ट्स, डाकुओं की, चोरों, कज़ाकों की पोर्ट्स। नक्शा देखें 1860 का, ठीक है। तो ये नहीं चाहते कि हम, मैं ईरान को छोड़ दें, कि ये इलाके में कोई बड़ी ताकत पैदा हो जो उनके सामने आगे खड़ी हो। और उन्होंने माहदे किए हुए हैं अमेरिकनों से और यहूदियों से, है ना। इस वक्त 50,000 फोर्सेस अमेरिका की कहाँ बैठी है? किस जगह बैठी है 50,000 फोर्सेस? मुसलमानों को नजर नहीं आ रही? 50,000 अमेरिकन फोर्सेस हैं। आपके ख्याल में ये अमेरिकन फोर्सेस को कौन रिप्लेस करेगा? क्या ये फोर्सेस हमेशा रहेंगी? और क्या ये फोर्सेस इन बादशाहों को हमेशा बचाती रहेंगी? इन्हें जाना है, इन फोर्सेस को यहाँ से जाना है। सही। और इन फोर्सेस को रिप्लेस पाकिस्तान ने करना है। सही। आपने कहा कि ये कभी भी पहले 27 फ़रवरी जैसा जो है वो दुनिया नहीं रहेगी। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? आपने रेमिटेंसेस की भी बात की अपनी कॉन्वर्सेशन में बीच में, खासतौर पर अगर यूएई की भी अगर बात कर ले तो। मैं हिस्सेदारी की बात ये कर रहा हूँ कि उन्होंने अमेरिकन को शामिल किया हुआ है अपने सारे हर चीज़ में, तो वो रिप्लेस होके पाकिस्तान, टर्की और आएंगे। रेमिटेंसेस का के लिए आप परेशान नहीं हो। अच्छा। इंशाल्लाह ताला इस वॉर के बाद ईरान भी खुलेगा, इराक भी खुलेगा, और कोई ऐसी बात नहीं है। और जो लोग जिनके ऊपर परेशानी आई है, वो, उनके पास हमारे अलावा कोई इलाज नहीं है, वो आएंगे हमारे पास ही। तो परेशानी की कोई बात। किसकी बात कर रहे हैं आप? यूएई की बात कर रहे हैं? सारे मुल्क, सारे जीसीसी कंट्रीज हैं। जीसीसी कंट्रीज। मैं इन्हें बोलता हूँ, फिर दोबारा बताऊँ, इनको ये है बद्दू अरब। अच्छा, ठीक है। बद्दू अरब जो है ना, इनको बद्दू अरबों के लिए ये तेल के ऊपर बैठे हुए हैं। सही। तो ये तेल के ऊपर बैठे होते हैं, तो इसकी, अच्छा, अब जो बात शायद मैंने आपको पहले बताई थी या नहीं बताई थी, आपको नहीं पता, कि ये जो जितने भी तेल का इलाका है ना, पर्शियन गल्फ का, जी, इसमें जितने अरब है ना, बद्दू अरब, वो भी सारे अहले तशी हैं। ये शायद लोगों को नहीं पता। अच्छा। तो अब जो अमेरिका ने शिया सुन्नी का डिवाइड किया था ना, वो उनके गले पड़ गया है। अब वो उल्टा पड़ रहा है। हमारे लोग जो दुबई और अबू धाबी से निकाले जा रहे हैं जी, वो इसी बुनियाद पे निकाले जा रहे हैं ना। बिल्कुल। क्यों? हमने क्या किया है? पहले तशी हूं, हमने क्या किया है? हमने अबू धाबी के खिलाफ क्या बात की है? सिर्फ इसलिए कि हमारा मसला गले तशी है। तो आप मोदी को रिसीव करने के लिए आ सकते हैं, आप नेतन्याहू को रिसीव कर सकते हैं, हमें रिसीव नहीं कर सकते। देखिए ना, समझने वाली बात है ना। बट कोई झगड़ा नहीं है हमारा उनके साथ, वो कल को खुद ही आएंगे, आप परेशान नहीं हो, आएंगे, यहीं आएंगे, हमारे पास ही आएंगे। अच्छा, आपको लगता है? हाँ, 100% इधर आएंगे। सही। क्या 100% इधर आएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ठीक, शब्बर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया।